Okay, now moving forward with the digestion of lipids. अब जो lipids की digestion है वो obviously different stages में होगी. पहले in the stomach, then in your intestines. और उसमें भी पहले duodenum में फिर जजनम और इलियम में अलग अलग, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, किस तरह इंटेरोसाइट्स के अंदर, इंटेरोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है. तो पहले हम इनके डाइजेशन का पढ़ेंगे, फिर इनके एब्जॉर्प्शन का पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन में किस तरह से उनका ब्रेक डाउन होता है, वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वापस रीसिंथेसिस होता है उनका, और फिर हाउ आर दे secreted from the enterocytes again, and how are they used by the tissue. So you're going to study that entire pathway के पहले हमने वो खाया, फिर dietary fats हमने लिए ना, dietary lipids, or these were the five forms of dietary lipids. 90% were tags, then cholesterol and cholesterol esters, then phospholipids and non-esterified fatty acid और free fatty acid. अब इनकी डाइजेशन होएगी. अब हम उन सबका पढ़ेंगे, डाइजेशन टैग्स की भी पढ़ेंगे कि टैग्स की कैसे होती है डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की कैसे होती है, फॉस्फोलिपिड्स की कैसे होती है, एंड देन फ्री फैटी एसिड तो ऑलरेडी वो फ्री फैटी एसिड फॉर्म में, दैट्स द फॉर्म दैट वी नीड. और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स दोनों इसमें आ जाते हैं. देन यू आल्सो स्टडी अबाउट कोलेस्ट्रॉल आगे जाकर, जो कि अगेन हमें कोलेस्ट्रॉल ही चाहिए होता है. तो कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड्स ऑलरेडी इस फॉर्म में. तो अब टैग कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स. आई होप आई एम मेकिंग सेंस व्हाटएवर आई एम सेइंग. अभी वैसे मैं जनरल एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एंड देन आगे इन डेप्थ एक्सप्लेन वन बाय वन. और उसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल, ये किस तरह, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डाइजेस्टिंग एंड डिटेक्टिंग द लिपिड्स. एंड देन उसके अलावा विल आल्सो स्टडी द फाइनल फेट्स ऑफ योर फ्री फैटी एसिड, जो डाइजेस्ट होकर आ गया था, फ्री फैटी एसिड बन गया, आपके पास ग्लिसरॉल बन गया. इन सबका फाइनल फेट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे. And then some extra bits and pieces of information. First of all, digestion of lipids. It begins in the stomach. So in stomach, you have very important acid lipases. कौन से? Lingual lipase or gastric lipase. Now, lingual lipase, as you can make out, this is secreted in the mouth itself. So lingual lipases or gastric lipases. Lipases, they do what? They break down lipids into bits and pieces. So lingual and gastric lipases, these are acid lipases. They are responsible for converting tags into fatty acids, two fatty acids, and also monosaccharic but अभी आपको monosaccharic को याद करने की जरूरत नहीं है. अभी बस इतना फोकस करें कि ये tags को टू फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब tags हैं क्या एग्जैक्टली? देयर triacyl glycerol. So triacyl, so there are three acyls, triacyl fatty acid chains. So three fatty acid chains or three acyls and triacyl glycerol, and there is a glycerol backbone. So glycerol की backbone है और triacyls हैं, तीन fatty acids हैं. तो जब ऑब्वियसली ये टैग्स की ब्रेक डाउन होगी बाय योर एसिड लाइपेजेस जिसमें आएगा गैस्ट्रिक और लिंगुअल, है ना, लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेजेस. इनसे जब ब्रेक डाउन होगा तो हमने क्या कहा, आपको टू फैटी एसिड्स मिलेंगे. तो ऑब्वियसली जब दो फैटी एसिड्स मिलेंगे तो पीछे क्या रह गया? पीछे एक फैटी एसिड रह गया. तो क्या बन जाएगा? ये मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा. मोनो एसाइल रह गया और एक ग्लिसरॉल, ठीक है. तो अभी फॉर नाउ जस्ट नो कि हमें टैग्स को हमने ब्रेक डाउन करके दो फैटी एसिड्स बना लिए. अब this is of particular acid lipases, they're of particular importance in infants and in patients with pancreatic insufficiency. Why in patients with pancreatic insufficiency? Because उनका pancreatic duct ही block है. तो आगे जितने भी हमने आगे enzymes पढ़ने हैं, pancreatic enzymes, वो release ही नहीं होंगे. तो आगे कोई further breakdown नहीं होगा. तो उसमें जो भी रोल है ये acid lipases ने ही करने हैं in the patients with pancreatic insufficiency. और दूसरा, it's even more important in infants with milk diet only, because ये जो infants होते हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ milk diet होती है, इनके पास और कुछ होता ही नहीं है uh, other than milk in their diet. तो फिर these lipases, they play a particularly important role in lipid digestion in infants for whom milk fat is the primary source of calories. So yes. उसके बाद मूविंग ऑन, डुओडेनम. डुओडेनम में क्या होता है? डुओडेनम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विद द नेम ऑफ इमल्सिफिकेशन. सो इमल्सिफिकेशन कहाँ होती है? अगर ये क्वेश्चन कभी भी अराइज हो, सो यू शुड बी वेरी क्विक टू आंसर दैट इमल्सिफिकेशन हैपेंस इन डुओडेनम. तो इमल्सिफिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? इमल्सिफिकेशन दो तरह की होती है, दो टाइप्स की होती है. एक होती है केमिकल और एक होती है मैकेनिकल. केमिकल में क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स रिलीज होती हैं. Chemical में what happens? Bile salts are released and bile salts, they act upon the lipids and break them
down. And mechanical कैसे होती है? Because of the peristalsis. अब duodenum में ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं उसमें। मैकेनिकल एमल्सिफिकेशन भी होती है, केमिकल भी। मैकेनिकल कैसे होती है? क्योंकि ऑब्वियसली पेरिस्टालसिस कंटिन्यूज इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिकॉज ऑफ द peristalsis the lipids break down, so that's mechanical emulsification. And chemical emulsification is because of the bile salts, and bile salts they get added into the duodenum. स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन से पार्ट में bile salts ऐड होती हैं? Into the duodenum by the ampulla of the water. Ampulla of water. Water. I don't know how you want to pronounce it. That's up to you. अब bile salts का क्या है? Bile salts, bile, right? Bile salts are basically components of bile, right? Bile salts are components of bile. Bile is made in liver and it's stored in gallbladder. अब इसका भी मैं थोड़ी सी anatomy आपको explain कर देती हूँ in the very case if you're forgetting. तो ये anatomy है, and then we'll move back to emulsification का पूरा. I'll explain to you exactly emulsification होती क्या है. We have studied this from our very primary classes कि emulsification होती है lipids की, but emulsification होती क्या exactly that I'll tell you. But before that, very important कि आपको anatomy समझ आए. तो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट है? डुओडेनम स्पेसिफिकली, ठीक है? ये डुओडेनम है, फिर आगे जजनम और फिर इलियम। अब ये जो डुओडेनम वाला पोर्शन है, यहाँ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ होगा आपका एम्प्यूला। कौन सा एम्प्यूला? एम्प्यूला ऑफ वाटर, ठीक है? जिसको हिपैटिक और हिपैटिक डुओडेनल एम्प्यूला भी कहते हैं, सॉरी हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला, हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला, या डुओडेनल पेपिला भी कह सकते हैं, या व्हाटएवर। सो पेंक्रियाटिक hepatic pancreatic ampulla, ठीक है? या तो आप बस अभी for now just know the name of ampulla of water. इसमें कौन सी चीज़ आता है? इसमें तो पैंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट्स आते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट्स आते हैं, है ना? ये पैंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट आके जो खुलेगा, और इस पेंक्रियाटिक डक्ट में होगा क्या एग्जैक्टली? इसमें सारे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे जो पैंक्रियास बना रहा है, इसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, व्हाटएवर सब आते हैं, ठीक है? तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे। उसके अलावा यहाँ इसमें कॉमन बाइल डक्ट भी ओपन हो रही है, तो इस एम्प्यूला की क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है और पेंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन हो रही है, तो दो चीज़ें इसमें ओपन हो रही है। अब कॉमन बाइल डक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? कॉमन बाइल डक्ट एक होती है हमारे पास सिस्टिक डक्ट और एक होती है हिपैटिक डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। सिस्टिक डक्ट आती है आपकी गॉल ब्लैडर से, और हिपैटिक डक्ट जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट वो आपकी राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को मिलाकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे आती है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट आती है, ये दोनों मिलती है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और कॉमन बाइल डक्ट आकर एम्प्यूला ऑफ वाटर में खुलती है। आई होप आपको समझ आ रही है। अब ये जो आपकी मैंने कॉमन हिपैटिक डक्ट बताया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब मैंने बताया कि जो पाइल है ना वो बेसिकली बनता आपके लिवर में, तो वो लिवर से बनेगा और वो गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होगा, वेयर द हिपैटिक डक्ट, ठीक है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आ रही है आगे कॉमन बाइल डक्ट, वो आगे आकर उसी को, मतलब ये जब स्टोर हो रहा है यहाँ, लेकिन जब इसकी जरूरत होगी ऑब्वियसली दिस हैज टू कम आउट ना, so that will occur with the help of common bile duct. So I hope the anatomy is clear. We can just read this off. Very important. आप बस पहले common bile duct को, because this is very commonly confused, so just know or for now learn this. Common bile duct, it is formed by the union of the cystic duct and the common hepatic duct. Cystic duct is a tube that connects the gallbladder to the common hepatic duct, forming the common bile duct, and is responsible for transporting bile to and from the gallbladder. So cystic duct is responsible for transporting bile to and from the gallbladder. So cystic duct ये हो गई, और यहाँ से आगे आएगी common hepatic duct, और right और left hepatic ducts मिलकर common hepatic duct बनाता है, यहाँ से cystic duct आएगी, cystic duct और common hepatic duct मिलकर common bile duct बनाएंगे. Common bile duct will open into the ampulla of water, and even the pancreatic duct will open into the ampulla of water, which is a common point. A common hepatic duct is a tube formed by the union of right and left hepatic ducts, which carries bile from the liver and joins the cystic duct from the gallbladder to form the common bile duct. So, which is over and over, it's written. And then ampulla of water, also known as hepatopancreatic ampulla. Um, it is a small flask-like cavity in the duodenum where common bile duct and main pancreatic duct. So common bile duct में दोनों चीजें आ गई, एक तो common hepatic duct और cystic duct. They both merge and form common bile duct and main pancreatic duct. They join and release their secretions into the small intestine. This is also known as hepatopancreatic ampulla. It opens into the second part of duodenum. So ampulla of water is in the second part of duodenum. It is a conduit.
conduit मीन्स चैनल और ट्यूब फॉर बाइल एंड पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। तो बाइल कहाँ से आएगा? कॉमन बाइल डक्ट से। और पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस कहाँ से आएंगी? मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से। असिस्टिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद इसके इर्द गिर्द कौन सा स्फिंक्टर होता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। सो दैट्स अनदर नेम दैट यू नीड टू नो। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज अ मस्कुलर रिंग दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ bile and pancreatic fluid. और इसकी clinical significance is here, so you can read that out. तो अभी मैंने जनरल आइडिया दे दिया। अब कमिंग बैक टू द लेक्चर, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या था एग्जैक्टली? इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स, large fat or lipid droplets into smaller ones so that they can better mix with the water and can be digested easily. अब emulsification में क्या होता है? अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लिपिड है, फॉर एग्जांपल अगर ये लिपिड है तो ये वाटर इनसॉल्यूबल है, तो अगर वाटर का कोई ड्रॉपलेट इधर होगा भी तो वो उसके साथ मिक्स ही नहीं कर रहा होगा, बस यहाँ वाटर अलग पड़ा होगा और लिपिड अलग पड़ा होगा, है ना। दिस नो वे कि ये मिक्स हो। लेकिन इमल्सिफिकेशन में क्या होता है? हमारी लिपिड्स टूटते हैं, छोटे होते हैं और इनके इर्द गिर्द आकर वाटर अपने आप को अटैच करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एक छोटू से लिपिड मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द आ जाते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट लिपिड पानी में सॉर्ट ऑफ मिक्स तो हो गया है ना। और हम क्यों चाह रहे हैं मिक्स हो? क्योंकि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो होते ही सारे लिक्विड मीडियम में है, वो होते ही सारे वाटर मीडियम में है। तो जब तक ये लिपिड डाइजेस्ट ही नहीं होगा या जब तक वो ब्रेक डाउन होकर वाटर सॉल्यूबल ही नहीं होगा, तब तक वो एंजाइम्स कैसे इस पे एक्ट करेंगे? सो दैट्स द प्राइमरी मोटिव व्हाई वी नीड it why we need for it to be absorbed, or for why we need for it to be better digested or mixed with water. So why is this emulsification needed? It's needed because fats don't mix well with water. Why? Yes, because they are water insoluble organic compounds, so they tend to clump together. These enzymes that digest fats, like lipase, they work only on the surface of fat droplets. So if the droplets are too big, digestion is slow and inefficient. तो इसका क्या कह रहे हैं कि जितने भी वो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स होंगे वो अंदर आ जाएंगे फैट के, ठीक है, सारे। और जो पोलर या हाइड्रोफिलिक हैं वो बाहर होंगे, है ना। और ये बहुत बड़े क्लम्स बना लेते हैं फैट के। यू कैन एक्सपीरियंस दैट बाय पुटिंग ऑयल इन वाटर। तो यू नोटिस कि बहुत क्लम्स बन जाएंगे ना ऑयल के, वो दिख रहे होंगे। तो अब ये जितने भी एंजाइम है वो सरफेस पे एक्ट करेंगे, उनका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, फॉर सरफेस एरिया कम होगा ना फॉर देम टू एक्ट, बस यही है। लेकिन अगर इफ़ यू ब्रेक देम डाउन रिलेटिवली, इतनी खौफनाक वो डायग्राम बन गई थी, बट खैर। Fats don't mix well with water, they tend to clump together, but the enzymes that digest fats work only on the surface of the fat droplets. So if droplets are too big, digestion is slow and inefficient. How emulsification happens? In your small intestine, yes, what region particularly? Duodenum. Bile salts from bile made by the liver and stored in the gallbladder, I'm sure that's clear, help break large fat droplets into small micelles. Micelles क्या होता है? Micelles or micelles. Micelles are basically tiny fat particles which are surrounded by bile salts. अब micelles क्या है? This is very important definition. I'll highlight that. Micelles are tiny fat particles which are surrounded by bile salts. Bile salts, they act as detergents. Very important. One end sticks to the fat, the other end sticks to the water. तो micelles में क्या है? Micelles में basically अगर ये मैंने बनाया है माइसल या मिसल्स, इसमें है कि जो फैट है उसके साथ बाइल सॉल्ट्स अटैच होंगे, उन्हें छोटा छोटा करके बाइल सॉल्ट्स अटैच होंगे। और बाइल सॉल्ट्स विल वर्क एज डिटर्जेंट बिकॉज वो इन फैट के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेगा ताकि वो इधर उधर ना जाए। और जो दूसरा एंड है डिटर्जेंट का या बाइल सॉल्ट का, वो वाटर के साथ अटैच होगा। तो डायरेक्टली फैट वाटर के साथ अभी भी नहीं अटैच बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन ये बाइल सॉल्ट्स दे वर्क एज कनेक्टर, सो दे आर गोइंग टू कनेक्ट वाटर एंड they're going to connect the fat. So they basically work like detergents. This keeps fat droplets suspended in the water instead of clumping together. Very important. Result: after emulsification, total surface area of the fat increases. Pancreatic lipase can now work or act efficiently to break tags into fatty acids and monosaccharides that we already know. These are absorbed by intestinal cells. So what are the steps in short? Large fat globules they enter small intestine. Bile salts आते हैं आपके duodenum में जो emulsify करते हैं into which emulsifies them into small droplets. कैसे? उनका micelles बनाकर। उन micelles में क्या होता है? उस micelles में ये होता है कि जो फैट है वो बाइल सॉल्ट्स के साथ लगता है, ठीक है। और ये बाइल सॉल्ट वाटर के साथ लगा होता है, तो दिस वर्क्स एज अ कनेक्टर। और ये डिटर्जेंट की तरह काम कर रहे हैं ना बेसिकली।
तो इस तरह इसके स्मॉल वो चंक्स बन जाते हैं जो कि बेसिकली वाटर में डिवाइडेड है। अब जो हमारे लाइपेजेस हैं वो आराम से सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा और उन पर काम कर पाएंगे एंड they'll convert your tags into MAGs and two fatty acids, monosaccharidyl and fatty acids. So I hope this wasn't a lot of information for you to take in. अभी मैंने उसको बहुत सिंपल करके बताया ताकि it sticks in your memory. तो very important. अब coming back to the point, अब इधर आ जाते हैं। अभी तक हमने बस इतना कवर किया। But there's no reason to be demotivated because whatever you understood now, that was like the most important thing. अब pancreatic enzymes, अब finally let's come. पीछे duodenum तक emulsification हो गई, सब कुछ हो गया, peristalsis और bile salts ने emulsification करा दी। अब pancreas में particularly jejunum और ileum में क्या हो रहा है? अब यहाँ हमारे जो pancreatic lipases हैं वो जो आए थे हमारे पास ampoule of water से through the pancreatic duct, ये जो pancreatic lipase हैं they're going to convert tax to two fatty acids and monosaccharidyl और मोनोसाइलग्लिसरॉल, ये टू मोनोसाइलग्लिसरॉल होगा या एक ही होगा, बट खैर मोनोसाइलग्लिसरॉल। अब दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर एंजाइम इसके अलावा कॉलीपेस। कॉलीपेस क्या करता है? दिस इंश्योर्स वन टू वन बाइंडिंग। ये इंश्योर करेगा कि एक टैग के साथ एक पेंक्रियाटिक लाइपेस ही लगे, ये ना हो कि एक पेंक्रियाटिक लाइपेस फारिग बैठे, नहीं। सो इट्स गोइंग टू इंश्योर एफिशिएंट वर्किंग कि एक पेंक्रियाटिक लाइपेस के साथ एक टैग मस्ट अटैच होना चाहिए। सो ये कोलीपेस का काम है। तो यहाँ दो एंजाइम्स आपने याद रखने हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रेलिवेंस, ये यहाँ एक मैं आपको ड्रग बता रही हूँ विच इज written right in front of you, और ये है आपका it's an anti obesity drug which is orlistat. Orlistat is an anti obesity drug, and what does it do? It inhibits gastric and pancreatic lipases. रिमेंबर मैंने आपको एसिड लाइपेज में लिंगुअल और गैस्ट्रिक बोला था, तो यहाँ वो ये उस गैस्ट्रिक लाइपेज को इनहिबिट कर रहा है और किसको इनहिबिट कर रहा है? पेंक्रियाटिक लाइपेज को। तो ये तो हमारे इनहिबिट हो गए। अब जब आपका गैस्ट्रिक भी और पैंक्रेटिक लाइपेज भी काम नहीं कर रहा, तो जो लिपिड्स हैं हमारे जो हम आ रहे हैं डाइट से, हमारे जो लिपिड्स आ रहे हैं, टैग्स आ रहे हैं, डाइटरी लिपिड्स जितने भी आ रहे हैं ना, टैग्स हो गए आपके। फिर डाइटरी लिपिड्स कौन कौन से थे? वी हैड टैग्स, देन वी हैड cholesterol, we had cholesterol esters again, we had phospholipids, and we had free fatty acids. And I told you ओके, कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड तो आपको डायरेक्टली चाहिए ना, मतलब यही आपके प्रोडक्ट्स होंगे अल्टीमेटली ऑफ डाइजेशन। और अभी हम टैग्स कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स की वो देख रहे हैं डाइजेशन। अब एंटी ओबेसिटी ड्रग क्या करता है? ये पेंक्रियाटिक लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज को इनहिबिट करता है, जिसके से ऑब्वियसली फैट अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और अल्टीमेटली वेट लॉस होगा। सो दिस ऑर्लिस्टैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ओबेसिटी ड्रग, और ये किस तरह काम करता है? पेंक्रियाटिक लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज को इनहिबिट करके और फैट अब्जॉर्प्शन नहीं होती, अल्टीमेटली फैट नहीं आ रहा बॉडी में और वेट लॉस होगा। अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स पे कौन काम कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोलेस या कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। डू नॉट you know put yourself in this confusion to memorize multiple names. Trust me, just learn one, that's more than enough. So cholesterol esterase, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू फ्री फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। तो फिर हमारे पास फ्री फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बन गया। सो दैट्स द what do you say end product that we needed. और इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? बाइल सॉल्ट्स। सो अगेन थैंक्स टू द बाइल सॉल्ट्स that they exist because ये इसे स्टिमुलेट करेगा। बाइल सॉल्ट्स आएंगी, कोलेस्ट्रॉल एस्टर will ultimately be converted to free fatty acid and cholesterol in the presence of cholesterol esterase. फॉस्फोलिपिड को कौन ब्रेक डाउन करेगा? फॉस्फोलाइपेज ए, वेरी सिंपल। और इसे भी कौन स्टिमुलेट करेगा? बाइल सॉल्ट्स, थैंकफुली दे एग्जिस्ट। फॉस्फोलाइपेज ए विल कन्वर्ट फॉस्फोलिपिड टू लाइजोफॉस्फोलिपिड, और ये लाइजोफॉस्फोलिपिड विल बी कन्वर्टेड टू ग्लिसरोफॉस्फोराइल बेस बाय द हेल्प ऑफ लाइजोफॉस्फोलाइपेज। तो दो एंजाइम्स हैं, फॉस्फोलाइपेज ए और लाइजोफॉस्फोलाइपेज। अब जो फॉस्फोलाइपेज ए है ये क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लिपिड in the presence of bile salt is going to convert your phospholipid to the लाइजोफॉस्फोलिपिड, और लाइजोफॉस्फोलिपेज की प्रेजेंस में विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरोफॉस्फोराइल बेस, ग्लिसरोफॉस्फोराइल बेस। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है प्राइमरी
कोई भी एग्जांपल ले लें, फॉस्फेरिडाइल कोलिन। फॉस्फेरिडाइल कोलिन ये एक फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड है जो कि ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन बनाता है, फॉस्फेरिडाइल कोलिन। Phosphatidylcholine choline will be converted to lysophospholipid. So lysophosphatidylcholine choline or lysophosphatidylcholine choline will be converted to glycerophosphoryl base. So glycerophosphoryl base कौन सी होगी? choline. So phosphatidylcholine choline, lysophosphatidylcholine choline, glycerophosphoryl choline. And this glycerophosphoryl choline will end in feces या further degradation के बाद ultimately absorb होगी. तो इन सब का क्या क्या fate है? tags will be converted to mag and tags will be converted to fatty acids and mags. उसके बाद cholesterol esterase to free fatty acid and cholesterol. Free fatty acid is the non-esterified fatty acid and cholesterol. The phospholipid this will be converted to glycerophosphoryl base, in other words glycerophosphoryl choline, which will end up in feces. तो phospholipid खाने का in short कोई भी फायदा नहीं है सेल मेम्ब्रेन वगैरह. Moving on. अब okay, next वाला part let's cover that in the next lecture because this is getting a little too lengthy.